और छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कल 2819 नए मरीज मिले। सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं रायपुर में 264 और 24 घंटे में कोरोना से 46 लोगों की जान गई है। 2078 मरीज ऐसे हैं जो डिस्चार्ज हुए। अब कुल मिलाकर एक्टिव मरीजों की संख्या हो चुकी है 28,187। कुल पीड़ितों की संख्या 1,53,515। कोरोना से अब तक 1,385 लोगों की मौत। अब तक 1,23,943 लोग मरीज रिकवर। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी। 2819 नए मरीज मिले हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 28,187 अब पहुंच गई है। कुल पीड़ितों की संख्या 1,53,515। कोरोना से अब तक प्रदेश में 1,385 लोगों की मौत हो गई है। और ममता हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं। ममता, ये आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा। आज भी 2819 नए मरीज। देखिए 46 लोगों की पिछले 24 घंटों में मौत हो गई है और ये अपने आप में एक तरह से कहें कि कितना डराता है। आप समझ सकते हैं कि ऐसे समय में जब दावे किए जा रहे हैं कि कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार है वो थोड़ी कम हो रही है, लेकिन आप मौत के जो आंकड़े देखेंगे उससे समझ में आ रहा है कि किस तरह की स्थिति अभी भी बनी हुई है। और लोगों की अगर हम बात करें तो शहर में जब आप निकलेंगे या पूरे प्रदेश भर में देखेंगे तो कहीं किसी को लग ही नहीं रहा है कि इन लोगों को कहीं पे कोरोना का खौफ नजर आ रहा है। अब तो लोग मास्क को लेकर भी लापरवाही बरतने लगे हैं। जैसे ही देखते हैं कि चौक चौराहे में मास्क को लेकर चालान होगा तो उसके पहले मास्क लगा देते हैं। और उसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तमाम जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं, तमाम बड़े नेता हैं, तमाम अफसर हैं, वो आपको मास्क लगाए हुए दिखेंगे तो वो एक तरह की फॉर्मेलिटी होगी। मास्क आपको हमेशा नाक और मुंह के नीचे ही नजर आएगा। तो इस तरह की स्थिति जो है, मतलब इतने महीने हो गए कोरोना को लेकर, करीबन 8 महीने होने जा रहे हैं, अभी भी इस बात को लेकर जागरूकता नहीं है कि प्रॉपर मास्क किस तरह से लगाया जाए। तो आप सिंसियरिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो अब अगर बात करें तो सारा फोकस जो है वो मरवाही इलेक्शन पे लग गया है। सरकार का भी सारा फोकस उस पे लग गया है। दूसरी बात यह है कि अस्पताल और तमाम जगहों पर उसी तरह की लापरवाही जारी है। निजी अस्पतालों की मनमानी जारी है। जांच रिपोर्ट को अगर हम बात करें तो जांच रिपोर्ट जो है वो अभी भी देर से आ रही है ना। आप कोविड सेंटर्स में जहां पर कोरोना संक्रमण को लेकर जो जांच होती है वहां पे आप देखेंगे लंबी कतारें अभी भी लगी हुई है। अवस्था का आलम है। होम आइसोलेशन में जो लोग हैं उनकी शिकायतें हैं कि कोई डॉक्टर जो नंबर दिए गए हैं उसमें फोन उठाने वाला नहीं है और स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो खुद इतने दिनों बाद पहुंचती है। वो इंतजार करते रहते हैं, कई बार लगातार फोन लगाते हैं उसके बाद में। तो ये तमाम परिस्थितियां अगर इस तरह की हैं तो जाहिर तौर पर मौतों के भी आंकड़े बढ़ेंगे क्योंकि प्रॉपर आपको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा सही समय पे। इसमें से कई गंभीर जो वही बात की दावे तो कई किए जाते हैं कि तमाम सुविधाएं हैं और बहुत सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन जब जमीनी तौर पर देखें तो फिर कुछ नहीं दिखता है। ममता, आप बने रहे हमारे साथ। और खबर रायपुर से, क्वींस क्लब के संचालक को चेतावनी दी गई है। हाउसिंग बोर्ड ने अंतिम चेतावनी, संतोषजनक जवाब नहीं होगा तो लीज रद्द होगी। जवाब नहीं देने पर रद्द होगा क्लब की लीज। हरबख्श बत्र ने मांगा 20 नवंबर तक का समय और ये क्वींस क्लब को चेतावनी दे दी गई है। अगर संतोषजनक जवाब नहीं तो लीज रद्द हो जाएगी। क्वींस क्लब, लॉकडाउन चल रहा था, उस दौरान जमकर पार्टी हुई, उस दौरान शराब परोसी गई और ये पूरा मामला है। ममता जुड़ी हुई है हमारे साथ। ममता, अब सीधे सीधे चेतावनी दी गई है क्वींस क्लब को, संतोषजनक जवाब दीजिए वरना लीज रद्द। देखिए सरकारी प्रक्रिया इतनी लचर होती है कि वो पर्याप्त जो है वो समय देती है जो दोषियों को अपना बचाव करने के लिए। पिछले दिनों हमने देखा था कि जिस तरह की चिट्ठी हाउसिंग बोर्ड ने दी थी उसके बाद में इस तरह उसकी भाषा भी काफ़ी चेतावनी भरी थी, लेकिन हुआ क्या, आखिर में दूसरी बार ये आया कि वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, दोबारा उनको चेतावनी दी जा रही है। लेकिन अगर हम देखें तो मामला किस तरह का गंभीर था। लॉकडाउन के बीच में गोली जो है वो वहाँ पर रिवॉल्वर चली थी, दूसरी बात पार्टी वहां पर हो रही थी। तो कहीं ना कहीं एक तरह से कहें कि इस चीज को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है और देखना यह है कि अब दोबारा जो चेतावनी जो कारण जवाब मांगा गया है उसमें क्या संतोषजनक जवाब दिया जा सकता है। हालांकि जो चीजें हुई हैं वो सारी परिस्थितियां सामने हैं और उसमें क्या संतोषजनक जवाब हो सकता है, क्या संतोषजनक जवाब हो सकता है। पहले ये भी था कि बाढ़ का टेंडर भी अब इसमें रद्द हो सकता है, ये भी कही अब हाउसिंग बोर्ड ने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है।
देखिए, बाहर का टेंडर सवाल इस बात को लेकर कि जब सब कुछ लॉकडाउन के अंदर चल रहा था तो बाहर कैसे चल रहा था, तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। अब देखना ये है कि दूसरी बार चेतावनी के बाद भी क्या तीसरी बार चेतावनी का ही नोटिस निकाला जाता है या कोई कार्रवाई की जाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मामला काफ़ी गंभीर था और लॉकडाउन के बीच में जिस तरीके से पार्टी की गई वो अपने आप में संज्ञान लेने वाली बात है। और दूसरी बात यह है कि ये नहीं है कि हाउसिंग बोर्ड के नज़रिए पे सारी चीज़ें नहीं रहती। प्रदेश भर में अगर हम बात करें हाउसिंग बोर्ड को की पहले नींद क्यों नहीं जगी, तमाम बाहर के टेंडर को लेकर अभी आंख खुल रही है और तमाम वो जो उन्होंने जो एक तरह से कहें कि टैक्स नहीं पे किया था उसको लेकर अभी आंख खुल रही है। तो ये तमाम चीज़ें भी हाउसिंग बोर्ड पर भी सवाल उठाती जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए ममता। और खबर कोरबा से, जहां कोल कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। कर्मियों को 68,500 रुपये का बोनस। JBCCI की बैठक में बोनस पर मुहर लगी है। हर कर्मचारी को मिलेगा 68,500 रुपये का बोनस। 2019 के मुकाबले में 5.55% की बढ़ोतरी की गई है। तो ये अच्छी खबर कर्मियों के लिए। JBCCI की बैठक में 68,550 रुपये के बोनस पर मुहर लगी है। हर कर्मचारियों को इतना बोनस मिलेगा, तो ये कोल कर्मियों के लिए अच्छी खबर। और कोरबा, जहां रेप का आरोपी आरक्षक निलंबित हो गया है। आरक्षक योगेश्वर पाल यादव को निलंबित कर दिया। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का पीड़िता ने आरोप लगाया था। पीड़िता ने लगाया था धमकी देने का आरोप। एसपी ने योगेश्वर पाल को अब निलंबित कर दिया है। और रायगढ़, जहां धान की फसल को हुआ भारी नुकसान। बाढ़ और आंधी ने तोड़ी किसानों की कमर। दर्जनों गांवों की फसलों को हुआ नुकसान। 12 अक्टूबर आई थी तेज आंधी और बारिश। कई गांव में किसानों ने की है मुआवजे की मांग। तो फसल को भारी नुकसान हुआ है। आपको बता दें 12 अक्टूबर को तेज आंधी और बारिश आई थी, जिससे धान की फसल को नुकसान हुआ है। अब मुआवजे की मांग किसान कर रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजधानी रायपुर में गुरुवार को भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया। विस्फोटक के साथ पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 7,000 डिटोनेटर, तो 650 किलो अमोनियम नाइट्रेट और 56 किलो गन पाउडर बरामद किया गया। आरोपी सुधांशु जैन को पुलिस ने रायपुर के गोबरा नवापारा से गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की जा रही है। छत्तीसगढ़ में राजभवन और सरकार के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने राजभवन से टकराव को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार और राज्यपाल की अपनी अपनी सीमाएं हैं, किसी को भी अपनी सीमा लांघने का हक नहीं। उन्होंने कहा कि मंत्रिपरिषद की सलाह से राज्यपाल प्रदेश में सरकार की व्यवस्था को संचालित करते हैं। यह अंतिम लाइन है, सबको इसी मर्यादा में रहना चाहिए। रविंद्र चौबे ने कहा कि संविधान में सबसे पावर ऑफ सेपरेशन का उल्लेख किया गया है। अब लगातार अमर्यादित व्यवहार जिनके द्वारा किया जा रहा है, वो अगर इस तरीके से आरोप लगाएं। कल भी हमने देखा कि केंद्रीय मंत्री जी यहां आए और राजभवन में या माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने जैसी औपचारिकता भी नहीं हुई और केवल अपने पार्टी के कार्यालय जाकर के वो लौट गए। ये अमर्यादित तो ये व्यवहार है। और जहां तक माननीय गृह मंत्री जी का सवाल है, माननीय गृह मंत्री जी क्वारंटाइन में कल किस समय और कब तक के लिए थे, इसका उत्तर तो माननीय गृह मंत्री जी दे सकते हैं। लेकिन बहुत आवश्यक राजनीतिक और गृह विभाग की समीक्षा बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी बुलाएंगे और गृह मंत्री जी उपस्थित नहीं होंगे, ऐसा कैसे संभव है? नहीं, इसमें एक नई कड़ी ये जुड़ गई है कि वहाँ पर जो अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ उस पर भी राज्यपाल ने आपत्ति जताई। आमतौर पर मान्य परंपरा है कि राज्यपाल की सहमति से ऐसे तबादले होते हैं, क्या इसे तोड़ा गया है? मुझे नहीं लगता कि अधिकारियों के पदस्थापना के लिए किसी भी प्रकार के मर्यादाओं को तोड़ा गया है। समिति ने बड़ा फैसला लिया है। समिति ने जांच के बाद ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र को निलंबित कर दिया, जिसकी वजह से अब ऋचा जोगी चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। अपर कलेक्टर राजेश नशीने की अध्यक्षता में 7 सदस्य की टीम मामले की जांच कर रही है। राजेश नशीने ने बताया कि दस्तावेजों की गहन समीक्षा के बाद जाति प्रमाण पत्र को निलंबित कर दिया गया है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में सियासत अब और गर्मा सकती है।
ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र के मामले में जिला सत्यापन समिति के द्वारा जो है विगत 2 दिनों से उनके द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों की शिकायतकर्ता द्वारा जो प्रस्तुत दस्तावेजों की गहन समीक्षा की गई और विश्लेषण किया गया। उसके बाद निष्कर्ष के आधार पर जो वह जाति प्रमाण पत्र संदेह से परे साबित नहीं होने के कारण प्रथम दृष्टया उसको अभी निलंबित किया गया है और उच्च स्तरीय जाँच के लिए छानबीन समिति राज्य स्तर पर जानकारी भेजी जाएगी। ऋचा जोगी की जाति प्रमाण पत्र निलंबित होने के बाद जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। अमित जोगी ने कहा कि उनके सामने कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को भी पत्र लिखा है। धर्मपत्नी डॉक्टर श्रीमती ऋचा जोगी का आज जाति प्रमाण पत्र केवल इसलिए निलंबित किया गया क्योंकि वे स्वर्गीय श्री अजीत जोगी जी और डॉक्टर रीनू जोगी जी की बहू हैं और मेरे बेटे की मां हैं। सरकार किसी भी सूरत में उनको चुनाव नहीं लड़ने देना चाहती है। वैसे भी जो 24 सितंबर को गैर कानूनी संशोधन किए गए इस सरकार के द्वारा, उसके अंतर्गत जिला स्तरीय समिति को केवल किसी के जाति प्रमाण पत्र को निलंबित करने का ही अधिकार प्राप्त है और जब तक कि जाति प्रमाण पत्र पूरी तरह से निरस्त नहीं हो जाता, खारिज नहीं हो जाता, तब तक निर्वाचन अधिकारी के पास उसे स्वीकार करने के अलावा और कोई दूसरा वैधानिक विकल्प भी नहीं है। इस संबंध में हम लोगों ने उच्च न्यायालय में भी याचिका दायर कर दी है और माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी पत्र लिखा है। अंबिकापुर में लेमरू एलिफेंट कॉरिडोर मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। जिले के प्रभावित 39 गांव में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इसी बीच टेहर सिंहदेव 3 दिनों में 2 बार ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों से कहा कि आप मुझे सरकार का हिस्सा मत समझिए, मैं क्षेत्र की जनता का हिस्सा हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि कलेक्टर से जिला पंचायत सीईओ के आदेश के बिना किसी प्रोजेक्ट पर ग्राम सभा नहीं की जा सकती। क्या ग्राम सभा कराना आपको कलेक्टर साहब के माध्यम से आया है क्या कि ग्राम सभा कराना? इस आप पंचायत विभाग से बात करो, वहां से अगर आएगा कि इसको ग्राम सभा में रखिए तो ग्राम सभा में रखिए। अभी तो ग्राम सभा में रखने के लिए आया ही नहीं है, कहीं से लिखित में आया नहीं है और विभाग अपने अंदर सब कर रहा है। अभी तो ग्राम सभा नहीं हो सकता। हाँ नहीं, वो 2 तारीख के गांधी जयंती वाली ग्राम सभा के लिए इन लोगों ने अपने से कहा, लेकिन लिख के आया क्या? फिर कैसे कर रहे हैं? ये ऐसा मत करिए, उसमें सीधा टकराव होगा। मेरे को सरकार का हिस्सा मत मानिएगा, पब्लिक का हूं मैं पहले, तो जिसके सामने भी खड़ा होना पड़ेगा मैं खड़ा रहूं। मेरे लिए कोई किसी का कीमत नहीं, मेरे पास कीमत है और वो टकराव बचाना है तो आप लोग भी जिम्मेदारी से काम करिए, नहीं तो सीधा टकराव होगा। और छत्तीसगढ़ किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त 1 नवंबर को जारी की जाएगी। तीसरी किश्त में करीब 1500 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे, जो सीधे किसानों के खाते में पहुंचेंगे। जैसा कि हमने कहा है कि छत्तीसगढ़ में हमारे अपने कानूनों को हम किस रूप में संशोधन करेंगे ताकि केंद्र सरकार के कृषि आवश्यक वस्तु अधिनियम और श्रम के जितने भी कानून लाए हैं उसका दुष्प्रभाव छत्तीसगढ़ की जनता, किसान, उपभोक्ता और मजदूर पर ना पड़े। इसके लिए हम लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं और जैसा कि आपसे चर्चा हुई है, विधानसभा सत्र आहूत करने के संदर्भ में नंबर 1 अपने कानूनों को किस रूप में संशोधन करके संशोधन विधेयक प्रस्तुत करना है, नंबर 2 और सत्र की अवधि क्या हो सकती है जिसमें हम अपना कानून पारित करें, नंबर 3। इन विषयों पर आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चा थी। 1 मरवाही में नामांकन के बहाने बीजेपी ने गुरुवार को उपचुनाव में अपनी ताकत दिखाई। बड़ी संख्या में समर्थकों की मौजूदगी में बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान पूर्व सीएम रमन सिंह, प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक मौजूद रहे। नामांकन के बाद रमन सिंह ने गौरेला में आयोजित आम सभा को संबोधित किया और मरवाही में बीजेपी की भारी बहुमत के साथ जीत के लिए लोगों से वोट की अपील की।
साथ ही उन्होंने जीत का दावा भी किया। उधर बीजेपी ने मरवाही विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने पूर्व सीएम रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के अलावा कई पूर्व मंत्रियों और मौजूदा विधायकों को स्टार प्रचारक बनाया है। चुनाव बहुमत के साथ हम जीतेंगे, अच्छी तरीके से जीतेंगे। और जो प्रदेश में मरवाही में जो माहौल है, कार्यकर्ताओं को उत्साह है, 100% हमारी। डॉक्टर साहब, ये जिला बनाओ, बहुत सारी घोषणाएं हुई, क्या लगता है उसका प्रभाव कांग्रेस सिर्फ 2 साल से घोषणा, धरातल पे कुछ नहीं, खोखला है पूरा। मरवाही चुनाव बहुत दिलचस्प हो गए और उसके साथ ही साथ में हमारे प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर आज नामांकन भरे हैं और बहुत अच्छा दिन है आज। हमारी शुभकामनाएं हैं, जीत करके आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मैदान में लगे हुए हैं, बूथ में जाना शुरू हो गया है और घर घर दस्तक दे रहे हैं। निश्चित रूप से दिलचस्प स्थिति रहने वाली है और हम तो कंटेस्ट में हैं जबरदस्त तरीके से। हमारे सारे कार्यकर्ता बिल्कुल ना सिर्फ जिस दिन नाम की घोषणा हुई उसके पहले से पूरी तैयारी करके रखे हुए हैं और आज के बाद में और भी तमाम सारे जनता जनार्दन अपने रिश्तेदारों के बीच में जाना ही है, मेरे को अपनी बात रखना है। मरवाही चुनाव के दंगल जीत के लिए जोर आजमाइश कर रही बीजेपी को इस वक्त बड़ा झटका लगा जब 2018 में प्रत्याशी रही अर्चना पोर्ते ने बीजेपी के से नाता तोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया। आपको बता दें, अर्चना अजीत जोगी के खिलाफ चुनाव लड़कर दूसरे स्थान पर रही थी, जबकि उसी चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत तक जब्त हो गई थी। बीजेपी के लिए बड़ा झटका इस लिहाज से भी है कि जब पार्टी के सभी बड़े चेहरे बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन रैली निकाल रहे थे, ठीक उसी वक्त अर्चना प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल के समक्ष कांग्रेस का दामन थाम रही थी। आज मरवाही में फिर एक चुनौती उपचुनाव है हमारे सामने और जो लोग यहाँ 20 साल से आदिवासियों का हक अधिकार छीन के बैठे हैं, जो कहते हैं हम आदिवासी हैं, जिन्होंने 20 साल से मरवाही का विकास नहीं किया, मरवाही की जनता के बारे में नहीं सोचा, जिन्होंने यहाँ के लोगों के भावनाओं के साथ खेला, जिनके मर्म को, जिनके जज्बातों के साथ 20 साल तक उन्होंने ठगा, ऐसे लोगों को इस चुनाव में हम मरवाही से बाहर करेंगे। और ड्रग्स सप्लाई मामले में पुलिस ने 2 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में कुछ और कारोबारियों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। पकड़े गए 2 कारोबारियों में से एक हर्षदीप जुनेजा वीआईपी रोड में मोका बार एंड रेस्टोरेंट का संचालन करता था और इसी आड़ में खुद भी ड्रग्स का इस्तेमाल करता था। साथ ही युवाओं को भी ड्रग्स लेने के लिए उकसाता और ड्रग्स उपलब्ध कराता। इसी तरह दूसरा आरोपी संभव पारक क्वींस क्लब का मैनेजर रहा है और इस द्वारा भी ड्रग्स इस्तेमाल किए जाने और युवाओं को ड्रग्स उपलब्ध कराता था। पुलिस इनके मोबाइल जब्त कर जांच कर रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।